एपिसोड 299। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे अर्थ टाइगर को अपने दोनों भाइयों के साथ देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर में टाइगर उसके दोनों भाइयों के साथ क्या कर रही है। अब आगे मयंक ने अपनी मां को किया के बारे में बता दिया था कि कोई उसके बारे में सीक्रेट तरीके से खोज कर रहा है। उसकी मां को जब ये सब पता चला था तो वह अपने कुछ सीक्रेट गार्ड किया के पीछे लगा देती है। लेकिन फिर भी राजश्री जी बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए उन्होंने अर्थ, मयंक और अमन को घर बुला लिया था। शाम होते ही मयंक और अमन घर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ अमायरा को उसके माँ और पापा लेकर यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि राजश्री जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अमायरा अब एक पल भी यहाँ रुके। अमायरा की वजह से उनकी बेटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था और उनके बच्चों के बीच में भी काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से राजश्री जी ने पहले ही अमायरा के मॉम डैड से उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। शाम के वक्त बस घर में विवान, लुकास, अमन और मयंक थे। ये चारों लोग अभी लॉन में बैठे थे। तभी वहां राजश्री जी और राजेंद्र जी भी पहुंच जाते हैं। वह अपने बच्चों को देखकर बोलती हैं, क्या तुम लोग अपने काम से फ्री हो चुके हो? तो अमन और मयंक एक साथ बोलते हैं, हाँ मानमा, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तब राजश्री जी बोलती हैं, तो फिर बताओ तुम लोगों को क्या पता चला? क्या तुम्हें ये पता चला कि वह कौन है जो हमारी बच्ची के बारे में सीक्रेट तरीके से खोजबीन कर रहा है? तो मयंक बोलता है, नहीं मॉम, मैंने अपने कुछ आदमी लगा दिए हैं, जल्दी ही वह हमें सारी न्यूज़ दे देंगे। अमन भी बोलता है, मैंने भी अपने कुछ सीक्रेट एजेंट लगा दिए हैं, जल्दी ही वह भी मुझे इस बारे में सब कुछ बता देंगे। माँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तब राजेंद्र जी बोलते हैं, देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी प्रिंसेस को कोई नुकसान ना हो। इस बार मैं उसके साथ गलत होते नहीं देख सकता हूँ। हमारी बच्ची ने अभी तक कितना ज्यादा तकलीफें झेला है और अब आगे उसे प्रोटेक्ट करना तुम लोगों का काम है। इसलिए तुम चाहे जो करो, पर तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी बहन पर होना चाहिए। तुम उसे हर वक्त 24 घंटे प्रोटेक्ट करोगे। वही लुकास और विवान जो अभी तक शांति से वहां बैठे थे, उन्हें पहले नहीं पता था कि आखिर में उनके भाई लोग यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन अब उनकी बातों से उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। विवान गुस्से से बोलता है, कौन है जो हमारी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता है? लुकास भी बोलता है, अंकल आप कहे तो मैं भी अपने आदमी सिस्टर के पीछे लगा दूं, जिससे हमें उनके हर पल की जानकारी मिले। तब राजेंद्र जी उनसे मना करते हुए बोलते हैं, नहीं, ऑलरेडी हम सब ने अपने लोगों को प्रिंसेस के पीछे लगा रखा है, इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची किसी के नजर में आए, इसलिए मैंने खास हिदायत दी है कि सभी को बहुत ही सीक्रेट तरीके से उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी लुकास बोलता है, मैं बहुत ज्यादा सीक्रेट तरीके से उनके पीछे अपने लोगों को लगाऊंगा। तब राजेंद्र जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम्हें क्या लगता है वह कोई ऐसी वैसी लड़की है? हम लोगों ने जिन लोगों को लगा रखा है उसके बारे में भी उसे अब तक पता चल चुका होगा, लेकिन वह शांत है क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया होगा कि यह लोग हमारे हैं, वरना ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे छुपकर किसी भी तरीके से फॉलो कर सके। वह एक पल में ही अपने आसपास के सभी चीजों के बारे में जान जाती है। उसका सिक्स सेंस काफी तेज है, इसलिए तुम चाहे जितना भी छुपकर अपने लोगों को लगाओ, पर उसे पता चलते ही वह तुम्हारे लोगों को गायब करा देगी, क्योंकि वह अभी तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। बस इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। लुकास को भी समझ में आ जाता है, आखिर में वह कैसे भूल सकता है? उसके सामने कोई आम लड़की नहीं है, उसकी पहचान इतनी मिस्टीरियस है, उसने इतना सब कुछ अचीव किया है, तो वह ऐसे ही तो नहीं हासिल किया है।
वहीं दूसरी तरफ अर्थ आज घर नहीं आता है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए वह अपने फार्म हाउस चला जाता है क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे इस तरह से कोई देखे। आज पूरा दिन वह बस टाइगर के पीछे ही निकाल चुका था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। वह जैसे ही फार्म हाउस पे आता है तो उसे देखकर वहां के सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, सर आप यहाँ। तो वह बोलता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे यहाँ आने से? सर्वेंट डर कर जल्दी से बोलता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हम आपके लिए खाना तैयार कर दें। वैसे भी अर्थ को काफी ज्यादा भूख लगी थी। उसने न तो दोपहर में लंच किया था और न ही रात को डिनर किया था। उसका तो सारा मूड टाइगर को ही देख के खराब हो गया था। तो वह बोलता है, हाँ मेरे लिए खाना तैयार करो और मेरे रूम में ही पहुंचा देना। इतना कहकर वह अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर अपने बेड पर लेटा था। वह जब अपनी आंखें बंद करता तो उसके सामने टाइगर का चेहरा घूमने लगता, मास्क के पीछे छुपा हुआ। वह चेहरा, वह कैसा होगा? वह कौन है? वह क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी है? वह क्यों मेरे दोनों भाइयों के साथ गेम खेल रही है? तरह तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे थे, पर जवाब उसके पास एक भी नहीं था। वह पूरी तरह से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह अपना फोन निकालकर किसी के पास फोन करता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम चाहे जो करो, लेकिन अगले 24 घंटे में मुझे टाइगर के बारे में सारी जानकारी चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अर्थ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर दूसरी तरफ वाले की सांसें ही अटक जाती है। वह बहुत ही हकलाते हुए बोलता है, ठीक ठीक है सर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब वह चिल्लाते हुए बोलता है, कोशिश नहीं चाहिए, कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। इसलिए तुम चाहे जो भी करो, पर 24 घंटे के अंदर मुझे टाइगर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में अपना फोन पटक देता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह कैसे टाइगर के बारे में पता लगाए? आखिर में वह क्यों नहीं उसके बारे में कुछ पता लगा पा रहा है? अब उस बेचारे को क्या पता। उसे प्रोटेक्ट करने वाले वह अब अकेली नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने वाले अब उसकी पूरी फैमिली है, जो हर तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रही है। उसके दोनों भाई और उसके मॉम डैड अलग अलग तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन सब बातों से अनजान अर्थ बस उसके बारे में जानने के लिए बेचैन था। वहीं इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है। सुबह जल्दी ही अमन और मयंक हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन था। आज अक्षत को तीसरी डोज देनी थी और इसके बाद अक्षत पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज उन लोगों के चेहरे पर खुशियां साफ साफ देखी जा सकती थी। उन लोगों के जाने के बाद राजेंद्र जी और राजश्री जी भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वही विवान अपना कॉलेज करने के बाद जाने वाला था। लुकास भी अकेला घर पर क्या करता? यही सब सोचकर वह भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल में सभी लोग मौजूद थे, पर अर्थ अभी यहाँ नहीं आया था, क्योंकि वह पूरी रात टेंशन की वजह से सो नहीं सका था। सुबह 5 बजे उसे नींद आई थी, जिस वजह से उसका नींद अभी नहीं खुला था। यहाँ दिन के 10 बजे बज रहे थे। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। बस वह लोग अपनी प्रिंसेस का वेट कर रहे थे। वही रूहानी सबको देखकर बोलती है कि आप लोग सभी इतनी जल्दी आ गए। तो वह लोग बोलते हैं, हाँ क्या करें, हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। राजरी जी तो रूहानी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वह प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा क्या करे, अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस से देखने के लिए हम बेचैन हैं। बस इसी तरह जल्दी से आज का ट्रीटमेंट पूरा हो जाए और मेरा बच्चा अपनी आंखों से देख सके। इससे बड़ा हम सबके लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती है। रूहानी भी उनकी खुशी को अच्छे से समझ रही थी।
वह भी अक्षत के लिए बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली आज के बाद से अक्षत अपनी आंखों से देख सकेगा। सभी लोग बैठकर वहां बातें कर रहे थे। फिलहाल सभी लोग ब्रेकफास्ट कर कर आए थे। वही रूहानी थोड़ी देर में अक्षत के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। अक्षत को आराम से उसकी जगह पर बैठने के लिए बोलती है। तब राजश्री जी आगे बढ़कर रूहानी के हाथों से अक्षत का ब्रेकफास्ट लेती हैं और उसके पास बैठकर उसे बहुत ही प्यार से खिलाने लगती हैं। वही अक्षत आज बहुत ज्यादा खुश था और ऊपर से अब उसकी माँ उसे खाना खिला रही थी तो उसकी खुशी और भी दुगनी हो गई। अक्षत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर उसकी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा तुम खुश हो? तुम्हारे होठों पर आज इतने दिनों बाद मुस्कुराहट देखकर सच में मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। वहीं अब लुकास भी वहां पहुंच जाता है। पूरे रूम में खुशी का माहौल था। तभी रूहानी बोलती है, मैं एक बार किया को फोन कर देती हूँ, वरना काम में कहीं वह भूल ना जाए। वह तुरंत अपना फोन निकालती है और किया का नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ कुछ रिंग आने के बाद किया फोन रिसीव कर लेती है और बोलती है, हाँ मुझे याद है। उसकी बात को सुनकर रूहानी मुस्कुराने लगती है। सेवा कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें याद होगा लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें याद दिला दूं। तब किया बोलती है, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, जहाँ मेरे भाई की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वह मेरे लिए कोई भूलने वाली चीज नहीं है। इतना बोलकर वह अपना फोन रख देती है। वही रूहानी मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो फाइनली अब तुम्हें रिश्तों से लगाव होने लगा है, वरना मुझे तो लगता था कि पता नहीं तुम कभी किसी फीलिंग को महसूस भी कर पाओगी कि नहीं। तुम तो रिश्तों से दूर दूर तक किसी भी तरह से जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आज तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये सब रूहानी अपने मन में सोच रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। वही थोड़ी देर बाद किया अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल आ जाती है और फिर अक्षत के ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही वह हॉस्पिटल आती है तो कुछ वार्ड बॉय रूम में आकर अक्षत को टेस्टिंग रूम में लेकर चले जाते हैं। वही किया को देखकर उसके मॉम और डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह प्यार से अपनी बच्ची को अपने गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम ठीक हो? देखो तुम्हारे आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल दिख रहे हैं। लगता है तुम ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं कर रही हो। तो वही राजश्री जी बोलती है, बच्चा पहले तुम आराम कर लिया करो और अपने खाने पीने का ध्यान रखो, फिर काम में इतना व्यस्त हुआ करो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? खेलने खाने की उम्र में तुम खुद को ऐसे बिजी कर ली हो, आगे पूरे भविष्य में तुम्हें इसी तरह बिजी रहना है, इसलिए प्लीज अपने इस उम्र में एंजॉय कर लो। तो किया मुस्कुराते हुए बोलती है, मॉम सब ठीक है, आप मेरी इतनी टेंशन ना लीजिए, मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे ये करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इसी वजह से मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ। यकीन मानिए, अगर मुझे ये पसंद नहीं होता तो मैं इसे बिल्कुल भी ना करती। वहीं उसकी माँ को जब ये पता चलता है कि उसे काम करने में अच्छा लगता है तो उन्हें खुशी तो होती है पर उन्हें अंदर से दुख भी होता है। नन्ही सी उम्र में उनकी बेटी खुद को कितना ज्यादा व्यस्त कर चुकी है कि अब बाहरी दुनिया से उसका तो जैसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं रह गया है। क्या वह एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ नहीं जी पाएगी? क्या उसके जिंदगी में उसका कोई प्यार नहीं होगा? क्या वह अपने कुछ हसीन पल अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बिताना चाहती है? पता नहीं कितने ख्याल राजश्री जी के मन में चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को कैसे जिंदगी के कुछ हसीन पल बिताने के लिए तैयार करें। बहुत जरूरी होता है इंसान को अपनी सही उम्र में एंजॉय करने का। जो उम्र खेलने खाने की हो उसमें अगर वही किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। उम्र के विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो बस हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं।
इस समय राजश्री जी के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। तभी किया उन लोगों से बोलती है कि मुझे चलना चाहिए। अमन और मयंक भी किया के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। वह लोग भी किया के साथ वहां तक जा रहे थे। ये कह लो कि शायद उसे बस रास्ते तक कंपनी देना चाहते थे। मुस्कुराते हुए दोनों से बातें करते हुए टेस्टिंग रूम की ओर बढ़ रही थी। तभी थोड़ी देर में वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब मयंक और अमन प्यार से किया के माथे को चूम लेते हैं और बोलते हैं, बच्चा ऑल द बेस्ट। आज आपका लास्ट काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप भी इस तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। फिर हम सब मिलकर एक साथ एंजॉय करेंगे। बस जल्दी से अच्छे ठीक हो जाए। कि अभी मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ भाई, मैंने भी सोचा है कुछ टाइम आप लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए निकाल लूंगी। उसकी बातों को सुनकर अमन और मयंक मुस्कुराने लगते हैं। वाकई में उनकी बहन को उसकी परवाह है। फिर किया अंदर चली जाती है। वहीं मयंक और अमन आपस में बातें करते हुए लान में चले जाते हैं। वह लोग वहीं बैठकर अपने अपने गार्डों से बात करने लगते हैं। इस वक्त फोन पर अमन अपने सीक्रेट लोगों से बात कर रहा था। क्या तुम्हें पता चला वह कौन है जो हमारी बहन के बारे में खोज कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ मयंक भी फोन पर यही जानने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक दोनों को नहीं पता चला। लेकिन उन गार्डों ने इतना जरूर बताया कि वह बाहर से आया है और इंडिया आते ही सबसे पहले वह हॉस्पिटल आया था और हॉस्पिटल में वह काफी ज्यादा मैम को ढूंढ रहा था। ये सब सुनकर उन लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर में उसे कैसे पता चला कि उनकी बहन हॉस्पिटल में है। फिर वह लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। वह लोग भी हाँ कहकर फोन काट देते हैं। थोड़ी देर में मयंक और अमन आपस में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजश्री जी, राजेंद्र जी और लुकास रूम में बैठकर आपस में अपने अपने लोगों से बातें कर रहे थे। उन लोगों को भी बस इतना ही पता चला था, जिस वजह से वह लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं राजश्री जी गुस्से में फटते हुए बोलती हैं, सच में अगर वह इंसान मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, मैं उसे दुनिया के कोने से भी ढूंढ कर निकालूंगी। उसे इतना तड़पाऊंगी कि जिंदगी में कभी वह मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं राजेंद्र जी बोलते हैं, शांत हो जाओ, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें उसके बारे में पता चलना चाहिए। वह काफी सीक्रेट तरीके से प्रिंसेस के बारे में खोजबीन कर रहा है। हमें भी उसी तरीके से शांति से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मामला कुछ आगे ना बढ़ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बच्ची पर कोई भी आ जाए। वही लुकास बोलता है, अंकल जी मैं कुछ सोच रहा था। तब राजेंद्र जी बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या सोच रहे थे? तो वह बोलता है कि कहीं यह अर्थ तो नहीं है, क्योंकि जब से वह आया है वह भी सिस्टर को ढूंढ रहा। राजेंद्र जी और राजश्री जी को कुछ समझ नहीं आता। तब वह उन्हें बताता है कि वह सिस्टर को नहीं बल्कि टाइगर को ढूंढ रहा है। टाइगर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वह जब से टाइगर से मिला है तब से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, पर आज तक उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मुझे तो लगता है कहीं यह अर्थ का काम तो नहीं है। वही लुकास की बातों को सुनकर राजश्री जी और राजेंद्र जी तो चौंक जाते हैं। क्या ये काम उनके बच्चे का है? अगर यह काम उनके बच्चे का हुआ तो वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। वह गुस्से में बोलती है, उस नालायक की हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के बारे में ऐसे सीक्रेट तरीके से जानकारी खोज निकालने की। एक तो पहले उसने गलती की, वह आज तक अपनी बहन से मिलने नहीं आया, और जब आया तो हम लोगों ने उससे मिलने की बात कही तो वह उल्टा एटीट्यूड दिखा रहा है और उससे नफरत करने लगा है।
किसी और के कहने पर वह उससे देखो ना कैसे नफरत करता है। एक बार भी अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। कोई ऐसे ही आकर हमारे बच्चों के खिलाफ किसी के कान भरेगा तो वही यकीन कर लेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह इतना बड़ा बिजनेसमैन है। समझ नहीं आता कि वह अपना बिजनेस कैसे चलाता है। राजश्री जी तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। उनको तो समझ भी नहीं आ रहा था। उन्हें तो बस अर्थ के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वहीं राजेंद्र जी उन राजश्री जी को शांत कराते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। तुम क्यों इस तरह से खुद को परेशान कर रही हो? पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि यह अर्थ का काम है कि किसी और का काम। अगर ऐसा हुआ तो हम अर्थ की अच्छे से खबर लेंगे, लेकिन अगर यह किसी और का काम हुआ तो हमारी बच्ची की जान खतरे में है। वहीं राजेंद्र जी की बात सुनकर राजश्री जी शांत हो जाती हैं। उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं। वह कहती हैं कि ठीक है, सबसे पहले हम अर्थ के लोगों के बारे में खोजबीन करते हैं और सच बोल रही हूँ। अगर यह काम अर्थ का हुआ तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं राजेंद्र जी बोलते हैं, अरे आप क्या, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। नालायक ने इतना बड़ा काम कर दिया और अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह कितना गलत है। तभी लुकास बोलता है, आप दोनों शांत हो जाए। मुझे पता है कि अर्थ ने किन लोगों को उसके सिस्टर के पीछे लगाया होगा। मैं आज पूरी तरह से इस बारे में जानकारी हासिल करके आपको बताता हूँ। वहीं वह दोनों अब जाकर शांत होते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह काम अर्थ का भी हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन उतना ही था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 5 घंटे बीत चुके थे। वहीं मयंक और अमन अपने ऑफिस चले गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि काफी वक्त लगने वाला है। अक्षत इस समय बेहोश था। इस वजह से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह लोग भी बस बेसब्री से अक्षत के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं किया बाकी के बच्चे अपने फाइलों को चेक कर रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर बताती है कि अक्षत सर को होश आ गया है। किया अपने रूम से निकलकर लैब में जाती है। इस वक्त अक्षत को वहीं रखा गया था। फिर जब वह लोग अक्षत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं अक्षत अपनी जगह पर उठकर बैठा था और वह अपने चारों ओर देख रहा था। इस समय उसके होठों पर बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट थी कि ये देखकर तुरंत ही समझ जाती है कि अक्षत सब कुछ देख सकता है। उसके होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही किया मुस्कुराती है, अक्षत की नजर किया पर पड़ जाती है। उसका प्यारा सा चेहरा वह भी इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर अक्षत की आंखों में तो सुकून उतर जाता है। सच में उसकी बहन कितनी प्यारी है। बस एक झलक से दिल को राहत मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बरसों का सुकून खोया था, वह बस एक पल में ही उसे देखने मात्र से दूर हो गया और दिल में बस सुकून ही सुकून छा गया हो। वह अपनी जगह से उठकर किया के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। आज पहली बार ऐसा था जब अक्षत ने किया को अपने गले से लगाया था, वरना उसने जैसी हरकत की थी तो वह खुद में इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि वह अमन और मयंक की तरह कभी किया को अपने गले से नहीं लगाता था। लेकिन आज जैसे ही किया को उसने अपने गले से लगाया, उसके दिल में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे इस समय बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आज उसके दिल को पता नहीं कितनी सारी खुशियां एक साथ मिल गई हो। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वह प्यार से किया के माथे को चूमता है और कहता है, प्रिंसेस, हम माय क्यूट बेबी डॉल, तुम्हें देखकर ही मेरे दिल को सुकून आ गया। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी जैसी मेरी बहन है। तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है, मैं पूरी जिंदगी भी उस एहसान को अगर उतारना चाहूँ तो कभी नहीं उतार सकता हूँ। मेरी आंखें जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, मुझे लगा नहीं था कि अब मैं कभी दोबारा से देख पाऊंगा।
जो दर्द मेरे दिल में था उसे मैं ही महसूस कर सकता था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें लौटाकर मुझे नया जीवन दे दिया है। सच में मैं जितना भी तुम्हारे लिए करूं वह कम होगा। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं। इसलिए नहीं कि मेरी आंखें वापस आ गई, बल्कि इसलिए कि मैं अपने इन आंखों से तुम्हें देख सकूंगा। तुम हमारे घर के लिए भगवान का दिया वह नायाब तोहफा हो जिसे पाकर हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई है। इतना बोलकर वह फिर से किया को अपने सीने से लगा लेता है और उसे उसके सर पर धीरे धीरे से अपने हाथ को फेरने लगता है। इस वक्त जो सुकून उसके दिल में उतर रहा था, शायद ही कभी जिंदगी में उसे मिला हो। वही किया अपने भाई को इतना खुश देखकर मुस्कुराने लगती है और प्यार से बोलती है, मुझे खुशी हुई कि आप फिर से देखने लगे। उसकी बातों को सुनकर अक्षत भी मुस्कुराने लगता है। फिर वह कहता है, चलो हम जल्दी से मॉम डैड के पास चलते हैं। वह लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम चलकर उन्हें इस खुशखबरी के बारे में बताते हैं। तो किया बोलती है, भाई आप व्हीलचेयर पर बैठ जाए, आपको चलने में दिक्कत होगी। अभी भी आपके पैरों के जख्म ठीक नहीं हुए हैं। तो अक्षत बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ और आज तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मेरे सारे दर्द अपने आप ही खत्म हो गए हैं। मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ। बस चलो हम जल्दी से चलते हैं। इतना बोलकर वह तिया को अपने साथ ले जाने लगता है। तो रूहानी देखकर बोलती है, अरे वाह क्या बात है, भाई बहन मिल गए तो मुझे तो भूल ही गए। वहीं जब अक्षत रूहानी को देखता है तो मुस्कुराने लगता है और बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं भूला हूँ, आइए आप भी हमारे साथ चलिए। अक्षत रूहानी को बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानता है। इतने दिनों तक रूहानी उसकी जिस तरह से केयर कर रही थी, इस वजह से अक्षत उसका बहुत ही ज्यादा एहसानमंद था। वहीं अब किया, रूहानी और अक्षत अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में अक्षत जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, उसे इस तरह से आता देखकर राश्री जी खुशी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और जल्दी से जाकर अक्षत को अपने गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं, बच्चा क्या तुम सब कुछ सही से देख पा रहे हो? अक्षत भी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ माँ देखो मैं सब कुछ बिल्कुल सही से देख पा रहा हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। उसकी बातों को सुनकर राजेंद्र जी भी प्यार से अक्षत को अपने गले से लगा लेते हैं। थोड़ी देर में अमन और मयंक भी पहुंच जाते हैं। वही विमान भी अब तक कॉलेज से आ चुका था। वह भी हॉस्पिटल आ जाता है। आज यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, बस अर्थ को छोड़कर। अर्थ तो अभी भी टाइगर के पीछे पड़ा था। यार कैसा बंदा है, यहाँ उसकी पूरी फैमिली खुशियां मना रही है और वह अभी पागलों की तरह टाइगर के पीछे लगा हुआ है। एक बार अपने घर आ जाता तो उसे सब कुछ पता चल जाता। लेकिन जाने दो, अभी तो इन्हें और भी परेशान होना है। तो आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अरे यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा है कि स्टोरी में आप बहुत ज्यादा सस्पेंस भर रहे हो और स्टोरी को लंबी खींच रहे हो। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं स्टोरी को जल्दी से खत्म कर दूं? अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं 2 ही एपिसोड में स्टोरी को खत्म कर दूंगी। या फिर आपको स्टोरी के और भी इंटरेस्टिंग पार्ट सुनने हैं मेरी तरफ से, तो स्टोरी अभी और भी ज्यादा लंबी है क्योंकि अभी बहुत से ऐसे राज है जो खुलने को हैं और किया और रेहान की लव लाइफ भी तो दिखाना है। आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मैं क्या करूं। एपिसोड 300। अब आगे राजश्री जी सभी को घर चलने के लिए बोलती हैं। वह इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ अपने पूरे फैमिली के साथ, जिस वजह से वह सबको घर आने के लिए बोल रही थी। वही किया बोलती है, मॉम अभी मुझे थोड़ा काम है, लेकिन मैं नाइट में घर जरूर आ जाऊंगी। अमन और मयंक भी बोलते हैं, हाँ हमें भी थोड़ा काम है, हम भी जल्दी ही काम खत्म करके आएंगे। आखिर में प्रिंसेस घर जो आ रही है, हम भला इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ेंगे।
उन सब की बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। विमान बोलता है दी आप घर जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। वैसे भी कितना दिन हो गया है, आप घर बिल्कुल भी नहीं आई, जिस वजह से मैं आपसे बातें भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे कॉलेज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में भी मुझे आपको बताना है। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और प्यार से विवान को कंधे से पकड़कर अपने सामने करती है और फिर उसके गालों में एक किस कर देती है। ये देखकर विवान शर्माने लगता है और अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं उसे ऐसा करता देखकर रूहानी से अपनी हंसी नहीं रोकी जाती। वह जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं उसे इस तरह हंसता देखकर विवान और ज्यादा शर्मा जाता है। तब रूहानी हंसते हुए ही बोलती है, यार विवान कितना ज्यादा शर्मीला है, ऐसे लग रहा है जैसे मानो सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके गालों पर किस कर दिया हो। उसे इस तरह शर्माता देखकर तो मुझे बस हंसी आ रही है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। विवान तो बेचारा शर्म से अपना सर नीचे की ओर गाड़े जा रहा था। उसे इस वक्त इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वह यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्यादा खुश इस बात से था कि हमेशा उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है। वह अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानता था क्योंकि उसकी बहन बाकी सभी भाइयों के साथ ऐसा नहीं बिहेव करती है। उन लोगों के साथ वह बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है, पर वह उसके लिए बिल्कुल किसी केयरिंग माँ की तरह बन जाती है जो अपने बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करती हो। शायद यही वजह था जो विवान किया से इतना ज्यादा प्यार करता था। वही सबको हंसता हुआ देखकर विवाह जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाता है। उसे इस तरह भागता देखकर अब किया भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लुकास तो बस एक तक अपनी नजरों से उसे देख रहा था। अगर किया की जगह कोई और होता तो शायद लुकास उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अभी तक प्रपोज भी कर चुका होता। पर किया जिस पोजीशन पर है उसे देखकर लुकास तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था। लेकिन हाँ, लुकास की कोई बहन नहीं थी, इस वजह से लुकास भी चाहता था कि किया उसकी बहन की तरह उसे ट्रीट करे। वह उसे अब दिल से अपनी बहन की जगह दे चुका था। वह जब से आया था तब से ये दूसरी बार था जब वह किया को अपने सामने देख रहा था। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि लुकास तो बिना पलके झपकाए बस किया को देखे जा रहा था। अब उसका भी दिल कर रहा था कि वह भी किया को बिल्कुल विवान और अमन मयंक की तरह प्यार से गले लगाए, लेकिन वह सिर्फ ये सोच सकता था। उसे किया से बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वह किया की असली आइडेंटिटी जान चुका था। उसे पता था कि यह सिर्फ अपने परिवार के सामने ऐसी है, वरना उसका खतरनाक चेहरा तो उसे अच्छे से पता है। वही थोड़ी देर के हंसी मजाक के बाद अब सब लोग घर के लिए जाने लगते हैं। बाकी लोग अपने काम पर जाने लगते हैं। किया भी अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तब राजेंद्र जी बोलते हैं, बच्चा रुको, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब किया बोलती है, नहीं डैड, आप परेशान ना होइए, मुझे पता है आपको कहीं नहीं जाना है। आप प्लीज आज अक्षत भाई के साथ घर जाए और आपको कभी छोड़ना होगा तो मुझे किसी और दिन छोड़ देना। इतना कहकर किया मुस्कुराने लगती है। वहीं राजेंद्र जी को भी हंसी आ जाती है। आखिर में वह अपने इस शैतान बच्चे के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं। उन्हें अच्छे से पता है किया बस एक सेकंड में उनका झूठ पकड़ लेगी। फिर भी वह किया के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन किया चाहती थी कि अभी अभी अक्षत ठीक हुआ है, इसलिए वह सभी लोग अक्षत के साथ जाएं और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। किया की बात मानकर राजेंद्र जी भी उनके साथ घर चले जाते हैं। वहीं किया अपने ऑफिस चली जाती है। घर पहुंचकर रात श्री जी जल्दी से सर्वेंट को किया और अक्षत की पसंद का खाना बनाने के लिए बोलती हैं।
वही वह अक्षत को लेकर उनके रूम में जाती हैं और उसे फ्रेश होने को बोलती हैं। हॉस्पिटल में वैसे तो अक्षत नहा धो लिया करता था, लेकिन फिर भी वह अच्छी तरीके से वहां ये सब काम नहीं कर पाता था। उसके शरीर में चोट भी लगा हुआ था, जिस वजह से पानी से उसे भीगाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब जब अक्षत घर आ गया था तो उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह जाकर बाथरूम में धीरे धीरे कर खुद को साफ करता है। फिर उसके बाद ड्रेस चेंज कर वह आकर अपनी जगह पर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में राजश्री जी अक्षत के कमरे में आती है और बोलती है, बेटा तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं है? अगर कुछ जरूरत हो तो बोलो, वैसे भी अब डिनर टाइम हो रहा है, हम लोग बस बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। वह आए तो खाना सभी एक साथ मिलकर खाएंगे। वैसे अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मंगवा दूं। तो अक्षत बोलता है, नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, आज मुझे खुशी की वजह से भूख भी नहीं लग रही है। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि बस तुम इसी तरह खुश रहो और मुझे क्या चाहिए। फिर वह बोलती है, मेरी बच्ची ने तुम्हारे लिए इस दवाई को लाने के लिए कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, और अब जाकर उसका वह मेहनत सार्थक हुआ है। अक्षत जब ये सुनता है तो वह बोलता है, सॉरी माँ, मेरी वजह से मेरी प्यारी सी डॉल को कितनी ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ा। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी प्रिंसेस का हमेशा ख्याल रखूंगा और पूरी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, बच्चा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि हमारी प्रिंसेस कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वह तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती है। ये बात उसकी मेहनत से साफ जाहिर होता है, क्योंकि जहां वह गई थी वहां उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। वह तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगाने से एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटी। बस मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहती थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर अक्षत भी अच्छे से समझ जाता है कि वाकई में उसकी बहन भले ही दिखावा ना करती हो, पर वह अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपने इन भाइयों को प्यार करती है। ये बात वह प्रूफ कर देती है। हर बार उसने इस बात को प्रूफ किया है। अब तक अक्षत को किया के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। कैसे उसने मयंक की जान बचाई, कैसे उसने उनकी कंपनी को बचाया, कैसे उसने अमन की हेल्प की। इस वजह से वह इतना तो समझ गया था कि वह वाकई में एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जो कभी किसी के पास नहीं होता, और उनके पास है तो इसका मतलब वह इतने ज्यादा खुशकिस्मत हैं जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बच्ची इतनी ज्यादा काबिल और होशियार होगी, इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगी और इतनी ज्यादा मिस्टीरियस होगी। वहीं अक्षत अपने माँ के गले से लग जाता है और बोलता है, सॉरी माँ, मैंने अपनी बेबी डाल के साथ कितना गलत किया था। आज मुझे अपने हर एक शब्दों पर पछतावा होता है, पर जो बीत गया मैं उसे सही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में मेरी तरफ से कभी मेरी गुड़िया को इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी। अगर उसके लिए मुझे जान भी देना पड़े तो मैं एक पल के लिए भी नहीं घबराऊंगा, अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या कभी तुम्हारी बहन तुमसे हेल्प लेगी? आज तक जहां तक मैंने उसे जाना है, उसके ऊपर चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत क्यों ना आए, वह कभी किसी की हेल्प नहीं लेती है। अब तक तो मैं उसे अच्छी तरह से समझ ली हूँ, और मेरे तकलीफ का कारण यही है। काश वह दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर पाती, काश वह दूसरी लड़कियों की तरह खुलकर अपनी इस उम्र को जी पाती। लेकिन देखो ना, वह दिन भर काम में बिजी रहती है, सारा दिन बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मुझे तो कभी कभी उसके लिए डर लगने लगता है।
अच्छा, तुम ऐसा करो कि उसके लिए कुछ अच्छा प्लान तैयार करो, जहां पर कुछ वक्त के लिए वह खुशियों से अपनी जिंदगी को जी सके। अक्षत बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ देख लूंगा। आप बिल्कुल सिस्टर के लिए परेशान ना हो। अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी प्रिंसेस की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। उसने आज तक जितनी तकलीफों को झेला है, उन सबको तो हम नहीं भुला सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाली जिंदगी को हम खुशियों से जरूर भर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी भी खुश हो जाती हैं। फिर बोलती हैं, चलो मैं जल्दी से जाकर सबको फोन कर देती हूँ जिससे सब सही समय पर आ जाए। आज एक बार हम सब सही से अपना डिनर टाइम एंजॉय कर लेंगे। कितने दिन हुए सभी को एक साथ बैठकर खाना खाए, और अब तो अर्थ भी आ गया है। तभी अक्षत को याद आता है, अरे हाँ, अर्थ भाई कहाँ है? ना तो वह हॉस्पिटल में आए थे और ना ही घर में आए हैं, तो वह इस वक्त कहाँ हैं? तभी राजश्री जी हंसने लगती हैं और कहती हैं, वह बेवकूफ नालायक टाइगर को ढूंढ रहा है। तब अक्षत बोलता है, ये टाइगर कौन है? तब राजश्री जी आराम से वहीं बैठ जाती हैं और अक्षत को भी अपने पास बैठा लेती हैं। फिर वह शुरू से सारा किस्सा अक्षत को सुनाने लगती हैं। सारी बात जानने के बाद अक्षत के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह आश्चर्य से बोलता है, मॉम, अपने सिस्टर की अभी और कितनी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है। मुझे यकीन नहीं होता वह एक साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। उसकी उम्र कितनी है? क्या वह 1 साल के उम्र से ही यह सारे काम करना सीख रही थी? यकीन नहीं होता। तभी राजश्री जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, इन सब के पीछे उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। इतनी कड़ी मेहनत की होगी कि शायद उसने खुद की जिंदगी जीना ही छोड़ दिया होगा। शायद उसने एक पल ठीक से खाया भी होगा कि नहीं होगा। कितनी रातें भूख भूख से बिता दी होगी। कितनी रातें उसने नींद नहीं ली होगी। कितने ऐसे पल होंगे जब वह तकलीफ में रही होगी। कितने ऐसे दिन होंगे जब उसे दर्द से गुजरना पड़ा होगा। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही हाल अब अक्षत का भी हो जाता है। वह हर एक बात को गहराई से सोचता है और किया के दर्द और तकलीफों को महसूस करता है। वही वह बोलता है, मॉम, आप रोइए नहीं। हमारी प्रिंसेस की जिंदगी में जो तकलीफें थी, उसे तो हम नहीं दूर कर सके, लेकिन अब आने वाली जिंदगी को हम उसके लिए खुशियों से भर देंगे। तभी राजश्री जी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बच्चा, हम तब भरेंगे ना जब हमारे वह वक्त दे पाएगी। उसके पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि वह खुद के लिए टाइम निकाल सके। फिर वह हमारे लिए कैसे टाइम निकालेगी? अक्षत भी सोचने लगता है, वाकई में उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। वह कैसे एक साथ मैनेज करती है? वह कैसे करती होगी? क्या वह रात को सोती है? शायद नहीं सोती होगी, तभी तो वह इतने सारे काम को कर सकती है। ये काम करने के लिए तो 10 दिन भी कम पड़े। फिर वह कैसे इसे हर रोज मैनेज करती है? यही सब सोचकर उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें छा जाती हैं। वहीं राजश्री जी बोलती हैं, चलो कोई बात नहीं, पर इस वक्त मुझे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वह मायरा के भड़काने पर कैसे अपनी बहन को उल्टा सीधा बोल सकता है? देख लेना, मैं बिल्कुल भी उससे अपनी बच्ची के पास नहीं आने दूंगी। वह अपनी बहन को देखने के लिए भी तरसेगा। उनके गुस्से को देखकर अक्षत भी बोलता है, हाँ माम, भैया के लिए तो यही सजा ठीक है। वह इसी के काबिल हैं। आखिर में वह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। वह किसी की बातों में आकर किसी के लिए कैसे ऐसी अपनी राय दे सकते हैं? वहीं अब इनकी टीम में अक्षत भी शामिल हो जाता है। अब यार, अर्थ बेचारे का क्या होगा? वह बेचारा तो बुरी तरह फंस चुका है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, जाने से पहले हम आपको इतना बता दें,
कल के एपिसोड में रेहान भी किया के साथ अर्थ के सामने आएगा और अक्षत भी किया के साथ अर्थ को दिखाई देगा। तब अर्थ का क्या रिएक्शन होगा सोचकर ही इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो कल का एपिसोड सुनना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एपिसोड 301। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत की आंखें ठीक हो जाती है और वह जिद करके घर चला आता है। घर आने पर उसे अर्थ के बारे में सब कुछ पता चलता है। अर्थ के और किया के बीच में क्या हो रहा है, ये सब जानकर अक्षत को बहुत बुरा लगता है। वही किया कि माँ राजश्री जी आज सबको घर पर आने को बोल दी थी, जिस वजह से सभी को रात का डिनर घर पर ही करना था। अब आगे राजश्री जी बहुत ही खुश होकर डिनर की तैयारी कर रही थी। उन्होंने किया और अक्षत की पसंद से सारा खाना बना लिया था। वही धीरे धीरे कर अब सब लोग आने लगे थे। मयंक भी जल्दी ही अपने ऑफिस से घर आ जाता है। थोड़ी देर में अमन भी पहुंच जाता है। उनके ठीक बाद किया भी आ जाती है। अक्षत सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वह अपनी प्यारी बहन के लिए और भी ज्यादा खुश था। राजश्री जी सबको अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने को बोलती हैं और फिर जल्दी से आकर डिनर करने को बोलती हैं। सभी अपने कमरे में जाते हैं। वही किया भी अपने रूम में आकर मुंह हाथ धो कपड़ा चेंज कर डिनर के लिए बाहर आ जाती है। इस वक्त घर का माहौल बहुत ज्यादा खुशनुमा था। बस कमी थी तो अर्थ की, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं आया था। वैसे तो राजश्री जी के कहने पर मयंक ने अर्थ को मैसेज कर दिया था, लेकिन अर्थ का मूड बहुत ज्यादा खराब था। इस वजह से वह कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और घर नहीं आता है। उसे मयंक ने बताया था कि उनकी सिस्टर भी घर आ रही है, लेकिन अर्थ को अपनी सिस्टर से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह घर नहीं जाता है। वही दूसरी तरफ जहां घर में इतनी खुशियां थी, अर्थ अपने रूम में बैठकर बस टाइगर के बारे में सोचे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि बिजनेस मीटिंग के लिए मिस्टर सेन केवी सगल कंपनी से मीटिंग करने के लिए इंडिया आ चुके हैं। वह अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर यहाँ आए हुए हैं और वह चाहते हैं कि इसी टाइम वह आपसे भी अपनी मीटिंग कर ले, जिससे उन्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। उनकी मीटिंग कब है? तब वह बताता है कि उनकी मीटिंग दोपहर 2 बजे से है। अगर आप फ्री हैं तो मैं सुबह टाइम मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। तो अर्थ बोलता है कि ठीक है, सुबह 10 बजे की मीटिंग फिक्स कर दो। इतना बोलकर वह फोन रख देता है और फिर मीटिंग के लिए अपना लैपटॉप उठाकर फाइल चेक करने लगता है। उधर दूसरी तरफ किया को भी इस मीटिंग के बारे में सूचित किया जाता है, क्योंकि केवी सहगल कंपनी किया की अपनी कंपनी थी और मिस्टर सेन कई महीनों से उनसे मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे। लेकिन किया अभी अक्षत के ट्रीटमेंट में बिजी थी, इस वजह से वह उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब वह फ्री थी तो उसने मिलने के लिए हाँ बोल दिया था। वह सीधे उसके कंपनी में आने वाले थे। वही किया ने पहले ही इसकी सारी तैयारी रूहानी को करने को बोल दिया था। वही आज रघुवंशी विला में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल था। सभी अक्षत की आंखों की रोशनी वापस आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। वही अक्षत तो अपने खुशी में अपने सारे शरीर के दर्द को भूल गया था। शायद उसकी खुशी ही थी जिस वजह से उसे अब अपने शरीर का दर्द खत्म महसूस हो रहा था। वह पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। सभी लोग खाना खाकर कुछ देर हाल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। खुशियों भरा यह माहौल बहुत ही दिनों बाद उनके घर सभी को नसीब हुआ था। वही सभी बारी बारी से किया को पैम्पर कर रहे थे। वैसे तो किया को इन सब की आदत नहीं थी, लेकिन अपने भाइयों का प्यार देखकर वह उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। तभी किया का फोन बजता है।
जब वह फोन उठाकर देखती है तो रूहानी का नंबर शो कर रहा था। वह फोन उठाकर कान में लगाती है तो दूसरी तरफ से रूहानी की आवाज आती है, तुम मुझे मिस्टर सेन वाली फाइल को सेंड कर दो, क्योंकि उसके कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मुझे उसे ठीक से चेक करना होगा। मेरे पास आधी फाइल ही मौजूद है। ये फाइल किया के लैपटॉप में सेव थी, इस वजह से किया वहां से सबको सॉरी बोलकर चली जाती है और अब उसे काम भी करना था। इस वजह से उसने बता दिया था कि अब वह यहाँ और देर तक नहीं बैठ पाएगी। तो सभी लोग भी अब धीरे धीरे कर उसके जाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। आज सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उन लोगों ने बहुत सारी सेल्फी भी खींची थी जिसे अपने ग्रुप पर अपलोड किया था। वही सब मैसेज अर्थ के पास भी जा रहा था, पर बात जहां किया की थी अर्थ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसे पता नहीं क्यों अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर से मिलने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था। शायद यही कारण है कि अर्थ ने एक बार भी ग्रुप चैट को ओपन करके नहीं देखा और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर एक बार वह ओपन कर मैसेज देख लेता तो शायद उसे समझ आ जाता कि उसकी बहन कौन है। लेकिन जब कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पूरी तरह से होती है। वही हाल इस वक्त अर्थ का भी था। वह अपने काम में लगा हुआ था और अपना काम खत्म करके अब सो जाता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सभी रघुवंशी विला में उठकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब किया के जाने का टाइम हो गया था। वैसे भी अगर किया घर पे नहीं रुकती तो यहाँ किसी के रुकने का मन नहीं था। सभी लोग अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी 9 बजे बज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ भी तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था। वैसे इस मीटिंग के लिए अर्थ ने पहले किसी होटल में आने को कहा था, लेकिन मिस्टर सेन ने ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ सहगल ग्रुप में उनके मीटिंग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, इसलिए वह यहीं आकर मीटिंग कर ले। अर्थ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्थ के लिए यह अच्छा मौका था। उसे भी सहगल ग्रुप के साथ बिजनेस करना था, तो वह इस बारे में जितना अधिक जानकारी हासिल करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए अर्थ इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता। वैसे भी अर्थ ने पहले अमेरिका में कोशिश की थी कि वह इनके साथ बिजनेस करें, लेकिन उन्हें अभी किसी बिजनेस पार्टनर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और इसका एक बड़ा कारण ये भी था, अर्थ के पास एक ऐसा आइलैंड था जहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, लेकिन इस बारे में अर्थ को कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह मेडिसिन की दुनिया से बिलोंग नहीं करता था। वही किया को उसकी आवश्यकता थी। जब किया ने ये प्रपोजल अर्थ के पास भेजा था उसे खरीदने का, तो अर्थ ने साफ साफ उसे मना कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किया अर्थ के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार थी? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 302, अर्थ को 440 वॉट का झटका। अब आगे, जब अर्थ ने क्रिया के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, इस बात से किया को अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। इसी वजह से किया ने डिसाइड कर लिया था कि भविष्य में उसकी कंपनी उसके साथ किसी भी तरीके का कोलैबोरेट नहीं करेगी। किया के पास बहुत सी कंपनी थी। उसके दादा की कंपनी को भी किया ही मैनेज कर रही थी। इस वजह से अर्थ उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सका। वहीं अर्थ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह कंपनी उसकी सिस्टर की है। वह तो इनके साथ पार्टनरशिप के चक्कर में यहाँ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं अब किया भी घर से निकलने लगती है। वह अपनी माँ से मिलती है और बताती है कि अब उसे जाना पड़ेगा। आज उसकी कई मीटिंग है जो उसे अटेंड करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से उसने काम की वजह से कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड की थी। राजश्री जी को भी पता था उनकी बच्ची के पास बहुत सारा काम होगा, इसलिए वह उसे मना नहीं करती। वही अक्षत देखता है
कि किया जाने वाली है तो वह उसे बोलता है कि प्रिंसेस चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। किया उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है नहीं भाई अभी आपको आराम की जरूरत है, इसलिए आप यहाँ आराम कीजिए और मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं दिल्ली ही तो अकेले ही आती जाती हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अक्षत तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह थोड़ा और टाइम अपनी बहन के साथ गुजारना चाहता था, और वैसे भी उसकी यह बहन उसके लिए भगवान थी जिसने उसकी जान बचाई थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, क्योंकि अगर उस दिन अक्षत को उन गुंडों से बचाकर किया नहीं लाती तो शायद अक्षत जिंदा ना होता। लेकिन उसके बावजूद अगर अक्षत की आंखें जो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी, अगर किया उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर दवाई नहीं तैयार करती तो उसकी जिंदगी अंधेरे से भर जाती और उसका जिंदा रहना और मरना एक बराबर ही हो जाता। इसलिए अक्षत किया को भगवान का दर्जा दे तो भी उसके लिए कम था। बस यही एक कारण था। अक्षत तो उसे अपना भगवान मानता था। उसकी वजह से आज वह अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके लिए वह जितना भी करेगा कम होगा। वह उससे किसी तरह रिक्वेस्ट करके मना लेता है, तो किया भी अब उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे पता था उसका भाई सिर्फ उसके साथ थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ये जिद कर रहा है। वही अक्षत का भी मन था कि वह थोड़ा घर से निकलकर बाहर घूम आए। इस वजह से वह किया के साथ जाने के लिए ज्यादा जोर दे रहा था, और उसे किया के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका भी मिल जाता। इसी बहाने उसका ये 2 काम हो जाता। अब दोनों लोग घर से निकल जाते हैं। रास्ते में वह लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अक्षत किया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन वह उसके ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देती, जिस वजह से अक्षत समझ जाता है कि वह अपनी पिछली लाइफ को अब याद नहीं करना चाहती है और वह भी अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था। इस वजह से वह उससे उसकी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछता। वही बातें करते हुए अब वह लोग अपनी कंपनी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग कंपनी पहुंचते हैं तो वह अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ देती है। वही दूसरी तरफ अर्थ भी उसकी कंपनी पहुंच चुका था, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसके सिस्टर की कंपनी है। जहां उसे नहीं पता था कि यह उसके सिस्टर की कंपनी है, वहीं अक्षत को पता था कि यह उसकी सिस्टर की कंपनी है। वह उस कंपनी को देखकर अपनी बहन के ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया के साइड पहुंचते हैं। वैसे अर्थ ने अभी किया को आते नहीं देखा था। यहाँ किया के पास और भी गाड़ी मौजूद थी, इसलिए अक्षत किया से बोलता है कि तुम अपनी गाड़ी से शाम को वापस घर आ जाना, मैं तुम्हारी दूसरी गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। किया को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी वह अपनी गाड़ी को खुद ही चलाया करती थी। उसकी गाड़ी उसके तरह से मॉडिफाई की गई थी। इसमें कई तरह के सीक्रेट वेपन लगाए गए थे, जिसके बारे में सिर्फ किया को ही पता था। इसी वजह से किया को कभी बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी गाड़ी खुद ही कई बॉडीगार्ड के बराबर थी। उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सकती थी। वही अक्षत को भी यह सब अच्छे से पता था, इसलिए वह बिल्कुल भी किया की गाड़ी से वापस जाने को नहीं बोलता। वह उसे उसकी गाड़ी वहीं रखने को कहता है और एक दूसरी गाड़ी अपने लिए मंगा लेता है। थोड़ी देर में वह लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वहीं अब अक्षत की भी गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। किया अक्षत से बोलती है भाई अब मैं सही से पहुंच गई हूं, अब आप भी सही से घर चले जाना। अगर आपका कहीं घूमने का मन है तो आप घूम सकते हैं। वैसे आपने काफी दिन हॉस्पिटल में बिता दिया है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत मुस्कुराने लगता है। वो समझ गया था कि उसकी बहन उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती है, कि उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। तो वह प्यार से किया को अपने गले से लगा लेता है। जैसे ही किया को वह अपने गले से लगाता है,
दूसरी साइड अर्थ आकर अपनी गाड़ी रोकता है और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलता है, अचानक से उसकी नजर सामने खड़े उन दो लोगों पर पड़ती है जो एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। वह बोलता है, अब इंडिया भी एडवांस होने लगा है। हर जगह जहां देखो वहां कपल एक दूसरे के साथ भिड़े रहते हैं। इतना बोलकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है जब वह अपने सामने का नजारा देखता है। अरे यार, इस सीन में तो मजा ही आ गया। अर्थ का चेहरा देखने लायक था, उसे तो 440 वॉट का झटका ही लग गया। वह सामने का नजारा देखकर कैसा महसूस कर रहा होगा, जाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 303, रेहान का किया से मिलने आना। अब आगे अर्थ अपने सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब अक्षत और किया एक दूसरे से अलग हो गए थे। जहां अब किया साफ साफ अर्थ को दिखाई दे रही थी। उसने इस समय ब्लैक जीन्स व्हाइट शर्ट पहना था और एक लेदर जैकेट भी डाल रखी थी। उसके चेहरे पर मास्क था और बालों में पोनीटेल बना रखा था। इस समय दूर से भी किया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर किसी भी मॉडल को मात दे सकता था। वही अक्षत किया को प्यार से देख रहा था और अर्थ उतने ही गुस्से से देख रहा था। अर्थ को समझ नहीं आता कि आखिर में ये लड़की कहीं भी कैसे प्रकट हो जाती है। वह अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल अपनी जगह पर शून्य हो गया था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने सोचने समझने की क्षमता ही खो दी थी। अब वह ध्यान से उस आदमी को देखने लगता है। उसने पूरा अंदाजा लगा लिया था कि यह आदमी पिछले उन दोनों से थोड़ा अलग है। वैसे देखने में ये भी मयंक की तरह लग रहा था, लेकिन उसने पूरा अंदाजा लगा लिया था कि यह मयंक तो नहीं हो सकता है। फिर यह कौन है? तभी अक्षत प्यार से किया के माथे को किस करता है और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, प्रिंसेस, तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे भी बताना। अपने दो भाइयों के अलावा मैं तुम्हारा तीसरा भाई भी मौजूद हूँ, इसलिए एक बार मुझे भी मौका देना। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, ठीक है भाई, आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपना ढेर सारा काम आपको करने के लिए दूंगी। उसकी बातों को सुनकर अक्षत के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह हंसते हुए बोलता है, काश तुम ऐसा करो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। वही किया भी हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से किया को अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, प्रिंसेस, अब तुम जाओ वरना तुम्हें देर होगी और मैं चला जाऊंगा। किया बोलती है, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। आप ध्यान से चले जाएगा और पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर लीजिएगा। अक्षत भी बोलता है, ठीक है। अक्षत की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से किया को परवाह था, वरना किया उसे कभी भी फोन करने के लिए नहीं बोलती। वहीं ये सारा नजारा देखकर तो अर्थ का खून ही खोल रहा था। पता नहीं ये जलन था कि क्या था। उसका गुस्सा था शायद, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है वह जल रहा है कि गुस्सा कर रहा है। लेकिन जो भी है, उसका चेहरा इमेज करने में बहुत ही मजा आ रहा है। वह इस समय बिल्कुल पके टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की क्या है। वह हर रोज एक अलग अलग लड़के के साथ होती है। इस वक्त तो वह बिल्कुल ही भूल गया था कि उसकी कोई मीटिंग है। 10 बजे बज चुके थे। मीटिंग के लिए मिस्टर सेन उस अर्थ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्थ बाबू तो यहाँ नजारा देखने में व्यस्त थे। वह तो सब कुछ भूल चुके थे। तभी किया अपने प्राइवेट लिफ्ट के लिए अंदर चली जाती है। इस पार्किंग साइड उसका प्राइवेट लिफ्ट था जिससे सिर्फ वही जाया करती थी। इस वजह से यह ज्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों को ही पता था। वहीं उसे जाता देखकर अर्थ गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है कि सच में तुम अब मेरे लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही हो।
मुझे तुम्हारे लिए तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें इस तरह देखता रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। और ये लड़का कौन है? इसे तो आज मैं देखकर ही रहूंगा। और वह मन में सोचता है वह इस लड़के से टाइगर के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे ही वह उसकी ओर आगे बढ़ता है, तभी अक्षत पलटकर गाड़ी में बैठता है। जैसे ही अर्थ अपने सामने अक्षत को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यह क्या? ये तो उसका अपना भाई अक्षत है। ये कब हॉस्पिटल से ठीक हुआ और यह बाहर यहाँ क्या कर रहा है? और यह इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? इस वक्त तो उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? उसकी समझ के परे था। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर में वह लड़की कौन है? और आज अक्षत क्यों उसे इस तरह से बिहेव कर रहा था? क्या यह अक्षत की गर्लफ्रेंड है? ये सोचते ही तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मयंक की गर्लफ्रेंड है कि अमन की गर्लफ्रेंड है, और अभी तक वह दोनों में फंसा था कि तीसरा इंसान सामने आ गया। अब तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वह आगे बढ़कर जब तक अक्षत के पास पहुंचता, अक्षत गाड़ी में बैठकर दूसरी साइड से निकल जाता है। वह बस मुंह देखता रह जाता है। फिर उसने डिसाइड किया कि वह तुरंत ही अक्षत का पीछा करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने गाड़ी के पास जाता है, तुरंत उसका फोन बजना शुरू हो जाता है। जब वह फोन देखता है तो मिस्टर सेन का कॉल आ रहा था। तब उसे याद आता है कि अरे उसकी तो मीटिंग थी। वह गुस्से में अपने दांत भींचकर बोलता है, इस लड़की ने मुझे पागल करके रख लिया है। मैं एकदम पागल हुआ जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग थी पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं कैसे लापरवाह होता जा रहा हूँ। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वह अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए मीटिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं अक्षत वहां से निकलकर शॉपिंग मॉल के लिए जाता है। वह किया के लिए कुछ अच्छा सा शॉपिंग करना चाहता था, इसलिए वह कुछ अच्छा ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर किया भी अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां रूहानी पहले से मौजूद थी। इस वक्त वहां लिया और आयुष भी मौजूद थी। वह लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे ही वह लोग किया को देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े होकर उसे हेलो करते हैं। तब किया उन्हें देखकर पूछती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह सब अपने फाइल को लेकर किया को दिखाने लगती है। वह सब अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। थोड़ी देर उनकी फाइल चेक करने के बाद किया उन्हें वहां से जाने को बोलती है। वो सब अपना काम करके चले जाते हैं। अब रूहानी किया से बताती है, मिस्टर सेन की मीटिंग हो रही है। उन्होंने हमसे यहाँ मीटिंग के लिए बात की थी तो हमने उन्हें इजाजत दे दी थी। किया बोलती है, कोई बात नहीं। हमारी मीटिंग कितने बजे से है? तो वह बताती है कि हमारी मीटिंग 2 बजे से है, और वह इतना बोलकर फाइल आगे कर देती है। जिसे देखकर किया बहुत ही गंभीरता के साथ उस फाइल को पूरा पढ़ती है। उसे उनका ऑफर अच्छा लगता है, तो वह बोलती है, ठीक है, उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देने दो। इसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। अगर हमें इसमें मुनाफा मिलता है और इससे लोगों को फायदा होता है तो हम इसे जरूर करेंगे। ये लोग इस वक्त दवा बनाने वाली कंपनी के लिए बात कर रहे थे। उनकी एक कंपनी दवा भी बनाती थी। उसी का ऑफर लेकर मिस्टर सेन यहाँ आए थे। वह चाहते थे कि वह उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, जिस वजह से यह सारी दवा उनके देश में और इस देश में दोनों जगह अवेलेबल हो सके। इसमें किया को कोई घाटा नहीं लग रहा था। वैसे भी विदेशों से दवा मंगाने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती थी। इस वजह से किया भी इसके लिए तैयार थी। वही अर्थ जो मिस्टर सेन से इस वक्त मीटिंग कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं लग रहा था। वह तो बार बार उसके आंखों के सामने टाइगर का चेहरा घूम रहा था।
एक बार वह अपने आंखों के सामने अमन को किस करते हुए देखता, दूसरी बार उसके आंखों के सामने मयंक का किस करना आता और तीसरी बार अब उसके आंखों के सामने अक्षत का किस करना घूमता। वह पूरी तरह से झुंझुला चुका था। वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मिस्टर सेन जब उसे इस तरह से देखते हैं तो पूछते हैं, आर यू ओके? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब अक्षत तब अर्थ बोलता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे सफोकेशन हो रहा था, लगता है मुझे खुली हवा चाहिए। इतना बोलकर वह मीटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता और छोड़कर बाहर चला जाता है। वहीं मिस्टर सेन तो बस उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। वह कितनी उम्मीद से यहाँ मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन अक्षत ने तो पूरी तरह से पानी फेर दिया था। वह क्या करें? उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, इसलिए शांति से अब वह भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं अर्थ का सेक्रेटरी और मिस्टर सेन का सेक्रेटरी एक दूसरे का मुंह देखता रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वह लोग क्या करें। वहीं अर्थ निकल कर बाहर आ जाता है और वह वहीं बने बगीचे में चला जाता है। इस समय सच में उसका दम घुट रहा था। वह वहां जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसे अजीब सी उलझन हो रही थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाले उसे समझ नहीं आ रहा था। वह अपने सर पर ही जोर से 2 बार मारता है और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़कर नोचने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इतना ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ? वो लड़की मुझे पागल कर रही है। इतना बोलकर वह इधर उधर टहलने लगता है। उसे इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है। वह तुरंत अक्षत के पास फोन करता है, लेकिन अक्षत इस वक्त मॉल में घूम रहा था और वह थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वहीं बने म्यूजिक रूम में चला जाता है। वैसे उसे म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और उसका फोन साइलेंट था, जिस वजह से वह अपने फोन पर ध्यान नहीं देता। वहीं 3-4 बार उसे कॉल करने के बाद अर्थ को जब समझ आता है कि वह कॉल नहीं रिसीव कर रहा है तो वह उसे कॉल करना बंद कर देता है और सोचता है कि अब उससे डायरेक्ट मिलकर बात करूंगा। वहीं आज रेहान अपनी मीटिंग करके इंडिया वापस आ चुका था और अब वह उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह अपनी एंजल से दूर रहे। इसलिए वह तुरंत कियासे के पास फोन करता है। जैसे ही किया अपना फोन देखती है तो किया जैसे ही फोन को देखती है तो उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट छा जाती है। इतने दिनों से उसने भी रेहान से एक बार भी बात नहीं किया था। वो दोनों अपने काम में इतना ज्यादा मशरूफ हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दूसरे को भूल गए हैं। लेकिन उन दोनों का प्यार इतना कमजोर नहीं था जो एक दूसरे से बात ना करने की वजह से भूल जाएं। पिया फोन उठाकर हेलो बोलती है। उसकी प्यारी और मीठी आवाज सुनकर रेहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह उसके सांसों को महसूस कर रहा हो। वही किया भी समझ जाती है। वह भी बिल्कुल शांत हो जाती है। इस वक्त फोन से बस एक दूसरे की सांसें ही सुनाई दे रही थी। तब रेहान बोलता है, एंजल तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। तो किया बताती है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। रेहान बोलता है, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊं? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। बस मैं अभी अभी इंडिया आया हूँ और मुझे सबसे पहले तुमसे मिलना है। तो किया मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है हम मिल लेंगे, लेकिन पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो रेहान उसे मना करता है। तब किया उसे बताती है कि अभी उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तब तक तुम रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद हम आराम से एक साथ लंच करने जाएंगे। उसकी बात को सुनकर रेहान मुस्कुराने लगता है और बोलता है, ठीक है, तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा ही करता हूँ।
इतना बोलकर वह फोन रख देता है और वह इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था। वह तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करता है, क्योंकि वह किया के लिए बिल्कुल ही फ्री रहना चाहता था। वही किया रूहानी से बोलती है, वह अपने मीटिंग का टाइम पहले ही रख ले। अगर मिस्टर सेन फ्री हो तो पहले वह पता लगा ले कि मिस्टर सेन के पास टाइम है कि नहीं। रूहानी यह सुनकर मिस्टर सेन के पास फोन करती है। तब मिस्टर सेन बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो और भी अच्छा है, उनके पास फ्री टाइम है, वह अभी बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए मीटिंग जल्दी ही कर लेते हैं। इस वजह से वह लोग मीटिंग 12 बजे ही शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनकी मीटिंग चलती है। या को उनका प्रपोजल अच्छा लगता है, इसलिए वह मिस्टर सेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर मीटिंग करने के बाद वह एक दूसरे के प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अपना अपना सिग्नेचर कर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, इसलिए किया को भी अच्छा लग रहा था। अब वह बिल्कुल रिलैक्स थी। अब उसके पास रेहान से मिलने के लिए टाइम था। बाकी की मीटिंग को उसने पोस्टपोन कर दिया था। वही थोड़ी देर में रेहान वहां पहुंच जाता है और वह तुरंत ही किया की कैबिन में जाता है। जैसे ही किया उसे देखती है, उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से किया के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। अब जाकर रेहान के दिल को सुकून महसूस होता है। वह प्यार से उसे उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, एंजल, तुमसे इतने दिनों तक दूर रहकर मैं कैसे जिंदा था मैं ही जानता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं इसी वजह से अपना काम जल्दी करने में लगा था, जिससे मैं जल्दी से जल्दी तुमसे मिल सकूं। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। अभी तो रेहान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भले ही किया कुछ नहीं बोलती थी, पर रेहान जानता था कि जो हाल उसका है वही हाल किया का भी है। इस वजह से वह प्यार से उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर किया उससे थोड़ा दूर होती है और बोलती है, तुम्हारा काम अच्छे से खत्म हो गया? तो रेहान बोलता है, हाँ एंजल, मैंने सब कुछ अच्छे से खत्म कर लिया। अब मुझे जल्दी बाहर नहीं जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब कुछ दिनों तक आराम से रह सकता हूँ। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। इस वक्त वह दोनों शांति से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इनके बीच बातें कम होती थी, पर इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ बोलती थी। जहां रेहान की आंखों में प्यार झलक रहा था, वही किया की आंखों में उसके लिए भी बेशुमार प्यार सम्मान दिख रहा था। वो एक दूसरे के धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। रेहान धीरे से किया के होठों पे अपने होठों को रख देता है और जैसे ही किया को यह महसूस होता है तो किया की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। अब रेहान धीरे धीरे कर किया को किस करने लगता है। किया भी उसके किस को महसूस करने लगती है। रेहान उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेबी डॉल की त्वचा बहुत ही नाजुक है, लेकिन उसे सिर्फ प्यार में यह महसूस हो रहा था। कहते हैं ना, प्यार में सब अंधे हो जाते हैं। वही हाल रेहान का भी था। अब कौन बताए उसे, उसकी एंजल माफिया क्वीन है। उसकी त्वचा इतनी भी नाजुक नहीं है कि उसके इस तरह किस करने से उसे कोई नुकसान होगा। वही जहां रेहान उसे किस करते हुए उसके पीठ पर अपने हाथों को सरका रहा था, जिस वजह से किया के शरीर में तितलियां उड़ रही थी। किया भी अब उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है और अपने आप उसका हाथ रेहान के बालों में चलने लगता है। यह महसूस कर रेहान के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब वह उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगता है। किया का टच उसे हर पल मदहोश कर देता है। वो तो पूरी जिंदगी उसे अपनी बाहों में ही रखना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है।
वो लोग इसी तरह 10 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। फिर जब रेहान देखा है कि अब किया की सांस फूल रही है तो वह उसे छोड़ देता है। जैसे ही वह उसे छोड़ना है तो वहां रूहानी आ जाती है। वहीं जहां किया और रेहान एक दूसरे में डूबे हुए थे, वहीं बाहर अर्थ अभी भी वहां से नहीं गया था। वह इस वक्त अपने सभी लोगों के पास कॉल कर चुका था और किया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इस चक्कर में वह यहाँ से जाना ही भूल गया था। वह उसके बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा बेसब्र था कि वह कहाँ बैठा है ये भी भूल चुका था। वह वही पार्क के एक बेंच पर बैठा था जो उसके ऑफिस में पार्किंग साइड में बना हुआ था। ठंड का मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। शायद यहाँ बैठकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, वरना वह जब से आया है टाइगर के पीछे पागल हो गया है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या अर्थ को टाइगर के बारे में कुछ पता चलेगा या उसे एक और झटका लगने वाला है? चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 304, अर्थ को लगा एक और झटका। अब आगे। अर्थ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था टाइगर को हर रोज नए लोगों के साथ देखकर, और वह सारे लोग उसके ही भाई हैं। ये जानकर अर्थ अब उस पर पूरी तरह से शक करने लगा था। उसे लगा था कि किया जिस फैमिली से बदला लेने आई है वह उसी की फैमिली है, और अब टाइगर उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। इसलिए अब वह प्लान बनाना शुरू कर देता है कि वह कैसे टाइगर को पकड़कर सारा सच सामने ला सकता है। इसलिए उसे उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। बस यही कारण था जो अभी तक बैठकर वह उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वहीं अब तक रूहानी भी अपने काम से फ्री हो गई थी। उससे बोलती है कि क्या तुम हॉस्पिटल जाने वाली हो? तब रूहानी बोलती है कि हाँ, मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है, इसलिए अब मैं यहाँ और देर नहीं रुकने वाली हूँ। तो किया बोलती है ठीक है। वहीं रेहान साइड में खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अब तक रूहानी भी रेहान से अच्छे से मिल चुकी थी, वहीं रेहान भी रूहानी से मिलकर खुश था। वह दोनों लंच करने के लिए बाहर जाने वाले थे, जिसके लिए पहले से ही रेहान ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तब किया रूहानी से पूछती है क्या वह उनके साथ लंच करना जाना चाहेगी। तब रूहानी हंसते हुए बोलती है, अरे यार, क्यों कबाब में हड्डी लेकर जा रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी जीजाजी इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रहे हैं, उन्हें तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, और मैं जाऊंगी तो तुम दोनों का ये क्वालिटी टाइम खराब हो जाएगा। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। उसकी बातों को सुनकर किया शर्मा जाती है। उसका गाल लाल होने लगता है। ये देखकर रेहान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह बिल्कुल भी हंसने की गलती नहीं करना चाहता। वह ऐसा किया को पहली बार देख रहा था। उसकी खतरनाक बेबी डॉल ऐसे शर्माती भी है, यही सोचकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट छा जाती है। वहीं उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर रूहानी मन में सोचती है, सच में प्यार सबको बदल देता है। उसने रेहान के बारे में जितना जाना था वह एक डेविल और हार्टलेस किस्म का इंसान था, और उसे हंसते और मुस्कुराते हुए तो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। रूहानी तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी जो उसके सामने इस तरह मुस्कुराता हुआ रेहान खड़ा था। थोड़ी देर में रूहानी वहां से निकल जाती है। वह अपना फाइल लेने के लिए आयुषी के कैबिन में चली जाती है, जहां वह उससे थोड़ी देर बातें करने में लग जाती है। वहीं किया और रेहान होटल के लिए जाने वाले थे। किया भी अपने काम खत्म कर चुकी थी। वह अपने फाइल को समेट कर रखती है और फिर रेहान के साथ होटल के लिए निकल जाती है। वह दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आते हैं और बाहर जाने लगते हैं। इस वक्त रेहान की कार पार्किंग में खड़ी थी। वहीं अब अर्थ भी वहां से जाने वाला था। वह अपनी जगह से उठकर जैसे ही उस पार्क से बाहर निकलता है, वैसे ही किया और रेहान उस जगह पर आते हैं। अभी अर्थ की नजर उन पर नहीं पड़ी थी।
तभी रेहान की नजर किया पर पड़ती है। हल्की हल्की धूप में किया का रंग बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। वह किया को एकटक देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पागल दीवाना हो। वही किया की नजर जब उस पर पड़ती है तो वह मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। उसे अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर रेहान उसे गले से लगा लेता है। जैसे ही रेहान उसे गले से लगाता है, यार बैड टाइम, बिल्कुल बैड टाइम बेचारा अर्थ। उसी वक्त उसकी नजर उस पर पड़ती है और यह क्या, अब तो पूरी तरह से बेहोश ही होने वाला था। उसने टाइगर को पहचान लिया था, लेकिन सामने खड़े उस शख्स को नहीं पहचान पाया था। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही ना हो। उसे तो लग रहा था कि कुछ ही पल में उसका दिल, उसकी धड़कन, सब कुछ बंद होने वाली है। उसका लीवर, किडनी, फेफड़ा सब कुछ रुकने वाला है। उसे लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक न आ जाए। लेकिन दूसरा झटका तो उसे तब मिलता है जब रेहान किया के होठों पर अपने होठ रख के किस करने लगता है। अब तो उसे लग रहा था कि इसी पल उसकी सांसें रुक जाएगी। उसके दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि लग रहा था कि उसका दिल उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाएगा। इस वक्त उसके अंदर कौन सी फीलिंग उमड़ रही थी वह खुद नहीं समझ पा रहा था। जलन, नफरत, ईर्ष्या, दर्द, सब कुछ एक साथ उत्पन्न हो रहा था, जिस वजह से लग रहा था कि अब उसका किडनी बिल्कुल भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और इसी वक्त उसके प्राण निकल जाएंगे। यह क्या देख रहा है? बेचारे को इतनी बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है। अगर कमजोर दिल का होता तो उसे इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता और वह अपने प्राण त्याग देता। लेकिन शुक्र है वह मजबूत दिल का था। इस वजह से वह अपने दिल पर हाथ रख के बस उस दर्द भरे नजारे को देख रहा था जो उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। अभी तक उसने ये वाला नजारा नहीं देखा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह वाला भी तो उसका बॉयफ्रेंड ही है। अरे होठों पर तो वही किस करता है जो उसका बॉयफ्रेंड हो। यानी वह की लड़की कैसी है, वह कितने लोगों को फंसा रही है। उसका मन कर रहा था वह अभी दौड़कर जाए और टाइगर को उससे अलग कर दे और उस लड़के को इतना मारे कि उसकी जान ही निकाल ले। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बेबस लाचार एक साइड खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वही 5 मिनट के किस के बाद रेहान किया को छोड़ता है और प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसका मास्क लगा देता है, जिस वजह से अर्थ किया का चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन वह टाइगर को तो अच्छे से पहचान रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसने इसे अंदर जाते हुए देखा था। लेकिन अब ये लड़का कौन है? तभी रेहान, जो कि गाड़ी पे टेक कर खड़ा हुआ था, वह साइड होता है और किया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह मुड़ता है तो बेचारे अर्थ को बिजली का झटका लगता है। यह क्या, ये तो उनका दोस्त रेहान है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। यानी सारे उसके फैमिली मेंबर अब उसका दोस्त, यह सब इस टाइगर के निशाने पर हैं। वह किसे बर्बाद करना चाहती है। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह उनकी दुश्मन है और उसे बर्बाद करना चाहती है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अब फैसला कर लिया था कि वह अब किसी भी तरह से टाइगर को किडनैप करेगा और अपने अड्डे पर ले जाकर उससे सारी जानकारी हासिल करेगा। अगर वह नहीं बताएगी तो उसे जितना टॉर्चर करना पड़ेगा वह करेगा। लेकिन वह बिल्कुल भी अपने परिवार के साथ रिस्क नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं उसे एक साइड वाला प्यार हो गया था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए इस वन साइड लव की कुर्बानी देने के लिए तैयार था। थोड़ी ही देर में उसके आंखों के सामने से रेहान की गाड़ी चली जाती है। वह वहां खड़े होकर देखता ही रह जाता है। अपने आप उसके कदम उसके गाड़ी की ओर बढ़ गए थे, जहां से उसकी गाड़ी गई थी, और वह वहां खड़ा होकर बस उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहता है। जब उसकी गाड़ी उसके आंखों से ओझल हो जाती है, तब जाकर वह अपने होश में वापस आता है।
अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वह तुरंत ही अपना फोन निकालता है और वह अपने आदमियों के टाइगर को किडनैप करने की बात करता है। वो ये बात कर रहा था तो उस वक्त अचानक से रूहानी वहां पहुंच गई थी, जो अभी तक आयुषी के साथ बात कर रही थी, जिस वजह से वह किया से पीछे निकली थी। लेकिन जैसे ही वह उसकी बातों को सुनती है तो वह तुरंत ही अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था वह किया के बारे में बोल रहा है। सामने खड़ा यह इंसान कौन है? रूहानी भी उसे नहीं पहचानती थी। इस वजह से अब रूहानी को भी बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है। वह बिना एक सेकंड की देरी लगाए अर्थ पर अटैक कर देती है। जैसे ही उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है, अर्थ संभल नहीं पाता और जोर से मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरता है। और जैसे ही जमीन पर लेटे हुए मुड़कर देखा है, वहीं अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर अर्थ की तो होश ही उड़ जाता है। वह सोचता है कि देखने में ये खूबसूरत सी लड़की कितनी नाजुक सी लग रही है, पर उसने मुझे कितनी जोर से मारा। इस समय अर्थ जमीन पर लेटे बस अपना सर टेढ़ा कर उसकी ओर देख रहा था। वह अभी भी अपने उसी पोजीशन में था। उसने अभी उठने की कोई जहमत नहीं उठाई थी। वही रूहानी उसे गुस्से में देख रही थी। रूहानी अपना दांत पीसते हुए बोलती है, कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टाइगर को किडनैप करने की? तुम्हें नहीं पता है टाइगर तक पहुंचने से पहले तुम्हें कितने लोगों का सामना करना पड़ेगा? इतना बोलकर रूहानी फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जब अर्थ को पता चलता है कि यह टाइगर की वजह से उस पर अटैक कर रही है तो उसका गुस्सा भी अब अपनी चरम पर पहुंच गया था। वह भी बिना देर किए तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और अब उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइटिंग होना शुरू कर देती है। शुरू हो जाता है। अरे यार, यहाँ तो बहुत बड़ा वाला मिस्टेक हो गया। बेचारे दोनों जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, बाद में उन्हें पता चलेगा तो वह बेचारे एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे, अनजाने में ही सही। लेकिन यहाँ रूहानी और अर्थ की जम के फाइटिंग होती है, जिसमें रूहानी अर्थ को बहुत बुरी तरह से पीटती है, क्योंकि रूहानी एक बहुत ही अच्छी फाइटर थी और उसकी स्किल बिल्कुल लिया और किया के बराबर थी। आखिर में किया ने उसे ट्रेनिंग दिया था। उनकी ट्रेनिंग लगातार होती रहती थी, इस वजह से उनके अंदर फाइटिंग की क्षमता बहुत ज्यादा थी। वह बहुत अच्छे से कई लोगों को एक साथ धूल चटा सकती थी। लेकिन अर्थ वह भी अच्छे से फाइटिंग कर सकता था, लेकिन वह इतना ज्यादा अपने फाइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से आज वह रूहानी से हार रहा था। वही वह पिछले 2 दिनों से टाइगर के पीछे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और इस वजह से उसे थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह रूहानी से थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। इसका फायदा उठाकर रूहानी ने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी। वही जब थक हार कर अर्थ जमीन पर गिर पड़ा, तब रूहानी उसके बाल पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलती है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें नहीं पता है कि अर्थ कौन है, इसलिए तुम जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व था कि नहीं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम जिससे पंगा लेने जा रहे हो वह कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी की खैरियत चाहते हो तो दोबारा अब मुड़कर कभी नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना बोलकर एक जोरदार लात मारकर उसके पेट पे रूहानी वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह अपने गार्ड को उसके पीछे लगा देती है कि वह उसकी पूरी जानकारी दे। वही अर्थ बेचारा, जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उसे उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वह अपने सेक्रेटरी को किसी तरह फोन करता है। उसका सेक्रेटरी भागकर उसके पास आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर तो वह चौंक जाता है।
पर उसे मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। जिस तरह से उसकी पिटाई हुई थी, उसका चेहरा देखते बन रहा था। उसके नाक, आंख और गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, क्योंकि रूहानी ने उसके मुंह पर बहुत ज्यादा अटैक किया था, जिस वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसका गाल और उसका नाक पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने तो उसकी नाक तक तोड़ डाली थी। वही बेचारा अर्थ, जो दर्द से करा रहा था, वह इस तरह से अपने सेक्रेटरी को देखता है तो गुस्से में फूट पड़ता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, कहीं मैं तुम्हारी जान ना ले लूं इससे पहले कि तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। वही बेचारा सेक्रेटरी तुरंत गार्ड को बुलाकर उसे लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर उसका ट्रीटमेंट होता है। अब वह ऐसी हालत में अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए अब उसका 1-2 दिन तक तो घर जाना बिल्कुल ही डिले हो चुका था। बेचारा अर्थ अनजाने में ही रूहानी के हाथों मार खा जाता है। वही रूहानी अभी किया से कुछ नहीं बताती। वह उसका इतना स्पेशल टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने गार्ड को वह पूरी तरह से उसके पीछे लगा दी थी और उन लोगों को खास हिदायत दिया था कि उनसे एक छोटी गलती भी नहीं होना चाहिए, और उसने सोचा था जब आएगी तो वह उसे सारी बात बता देगी। वैसे भी किया, और उसे पहले से ही पता था कोई उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अर्थ को उसने पहले ही देखा था, इसलिए रूहानी को पता था कि अर्थ कौन है। इसी वजह से वह उसकी जान नहीं लेती है, वरना उसकी जगह कोई और होता और किया को किडनैप करने की बात करता तो एक पल भी नहीं लगता रूहानी को उसकी जान निकालने में। लेकिन उसे पता था अर्थ एक एजेंट है। शायद यही कारण था जिस वजह से रूहानी उसे एक अच्छा सबक सिखाकर छोड़ दी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ आखिर में किया को क्यों किडनैप करना चाहता है। पहले जब उन लोगों को पता चला था कि यह उनका पीछा करते हुए इंडिया पहुंच गया है और उनके बारे में काफी ज्यादा खोजबीन कर रहा है, तब उसे लगा कि जैसे बाकी लोग पिया की खूबसूरती देखकर ऐसा करते हैं, शायद ये भी उन्हीं में से एक पागल होगा। फिर दूसरी सोच उनकी यह थी कि किया ने उसकी जान बचाई थी। शायद वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे खोज रहा होगा। लेकिन आज उसके मुंह से किडनैप करने वाली बात सुनकर रूहानी भी हैरान थी। अब उसे कुछ डाउट हो रहा था, क्या वह उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने आया है? अगर ऐसा हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वह सीक्रेट तरीके से प्लान बनाना तैयार कर देती है। अब यहाँ यार सभी को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो रही है। अब उनकी गलतफहमी कैसे दूर होगी? वैसे आप लोगों ने कमेंट करके मेरी गलतफहमी तो पूरी तरह से दूर कर दी। मुझे लग रहा था कि सभी चाहते हैं कि मैं यह स्टोरी जल्दी ही खत्म कर दूं, लेकिन अब आप लोगों ने कहा है तो मैं स्टोरी को इसी तरह आगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाऊंगी। वैसे 2 स्टोरी लिखने में मुझे काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिस वजह से अपलोड भी देर से होता है और अपलोड होने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं, जिससे ये स्टोरी आपको काफी देर से मिलती है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। पर आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल के एपिसोड में अर्थ और किया होंगे आमने सामने और अर्थ को पता चलेगा कि टाइगर उसकी अपनी सिस्टर है। ये जानकर वह कैसा फील करेगी, उसका चेहरा तो देखने लायक रहेगा। चलिए आज के लिए बहुत लेट हो रहा है, बाकी स्टोरी कल के लिए छोड़ते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टोरी में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।